ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको चलो बात करते हैं हम लोग। यहां पे हमने क्या लिया, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिया है। मास मेरा कौन सा है, m1, और मास मेरा क्या है, m2। मैंने m1 मास ले लिया और m2 मास ले लिया, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये मुझे नहीं दिया। लेट सपोज करो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लोकेशन मेरी क्या आ गई, यहां पे आ गई। यानी इस पॉइंट पे मैं इन दोनों मास को मैं मान सकता हूं यहां पे, यानी इस लोकेशन पे मैं आपका मान सकता हूं क्या, मास m1 प्लस m2। अगर मैं बात करूं किसकी, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो जब मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल लूंगा, जब कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल लूंगा मैं, तो सिस्टम ऑफ जब मैं पार्टिकल लूंगा तो मुझे ये तो पता रहेगा m1 की लोकेशन कहां है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और m2 की लोकेशन कहां है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो m1 की लोकेशन है वो क्या है, मेरी r1 है, और जो m2 की लोकेशन है वो कितनी है, मेरी r2 है। ठीक है, अब देखो, यानी ये लेट्स सपोज करो कि ये 2 kg हो गया और ये क्या हो गया आपका 3 kg, टोटल कितना हो गया आपका 5 kg। तो ये 2 kg और ये 3 kg, टोटल कितना है ये 5 kg। यानी 5 kg मैं मान सकता हूं एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो सिंगल पॉइंट मैंने ले लिया आपका ये, समझ गए ना, ये मैंने क्या ले लिया ये, और यहां पे मैं क्या मान सकता हूं, पूरा का पूरा आपका क्या है 5 kg है, पूरा का पूरा क्या है 5 kg है। और अगर 5 kg है तो चलो अब ओरिजिन के यहां पे मैंने मान लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और यहां पे क्या होगा, इसका पूरा का पूरा मास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो मुझे इसकी पोजीशन पता है, m1 की पता है, m2 की पता है, अब मुझे उसकी पता नहीं ना सेंटर ऑफ मास की। तो लेट सपोज करो ये सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है क्या है आपकी, RCM है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया RCM। अब कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे RCM क्या होगा। अब इसमें मुझे नॉन क्या है, देखो आपको पता क्या है, m1 पता है, R1 पता है, m2 पता है, और R2 पता है। उसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या बताना होगा, मुझे RCM बताना पड़ेगा। तो एट एनी इंस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स acting on systems of particle, external force acting on system of particle, at any instant external force acting on the system of particle, ये आपका क्या होगा, F external equal to क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यानी d अपॉन dt इक्वल टू क्या, P1 प्लस P2। उसमें हमने देख ही दिया था फोर्स वाले में, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो इसके मोमेंटम को चेंज करेगा। और मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं किसकी बात करूंगा, dt की बात करूंगा, एक dt टाइम लूंगा। ठीक है, चलो तो F एक्सटर्नल इक्वल टू, अब बात करते हैं। अब यहां पे देखो, अब यहां से अगर मैं बात करूं तो P1 आपका किसके बराबर होने वाला है, P1 आपका होने वाला है M1 B1, M1 B1, M1 और B1। पर M1 की मुझे वेलोसिटी नहीं दी है, मुझे वेलोसिटी नहीं दी है, लेकिन इसका मुझे पोजीशन वेक्टर तो दिया है ना, पोजीशन वेक्टर तो दिया है ना। अब एक इंस्टेंट t पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर इसकी मैं वेलोसिटी बात करूं तो M1 विद पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो मुझे क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी ये आपका हो जाएगा dr1 अपॉन dt, dr1 अपॉन dt, और इसको मैं बोल सकता हूं dm1 r1 अपॉन dt। थोड़ा सा अंदर ले जा सकता हूं इसको, m1 को अंदर लेके चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर लेके चला। इसी तरह सिमिलरली आपका जो आपका P2 होगा क्या हो जाएगा, dm2 r2 अपॉन dt। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 पुट अप करो और इसको इक्वेशन क्या सेकंड, ठीक है ना, हाँ, और इसको इक्वेशन क्या थर्ड। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ equation first and
सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, ठीक है ना, इन फर्स्ट। तो एफ एक्सटर्नल आपका हो जाएगा डी अपॉन डी टी, P1 की जगह क्या डी एम वन आर वन अपॉन डी टी, डी एम वन आर वन अपॉन डी टी प्लस डी एम टू आर टू अपॉन डी टी। अबे मत गड़बड़ का नहीं है, मुझे लग रहा था कुछ थोड़ा सा ज्यादा वो हो रहा है, समझ गए ना, तुम लोग को समझने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने शुरू कर दिया, ठीक है ना, रिजल्ट तो वही रहेगा, ठीक है, बात समझ गए। तो एफ एक्सटर्नल मेरा ये हो गया, एफ एक्सटर्नल मेरा पूरा आ गया ये, ठीक है ना। अब एक एफ एक्सटर्नल आपका पूरा का पूरा ये आ गया। अब मुझे पता है, अब एक काम करता हूं मैं यहां पे, इसमें टोटल मास से मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई, और टोटल मास से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या, m1 r1 प्लस m2 r2 और अपन क्या m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है। m1 प्लस m2 होगा कि नहीं होगा, चलो ये हो गया। अब इसको आप मान लो m1 प्लस m2 डी स्क्वायर अपॉन आर टी, ये। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन ले लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन ले लिया, लेट सपोज करो आप इक्वेशन 4 ले लिया, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 4 ले लिया। अब हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, जो एफ एक्सटर्नल होगा, ठीक है ना, जो मेरा एफ एक्सटर्नल होगा ये किसके बराबर होगा, मेरा जो आपका एफ एक्सटर्नल होगा, थोड़ा सा देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो जो भी मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, तो लेट सपोज करो कि इसका मास कितना है, इसका पूरा एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, तो यहां पे टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं बात करूं एफ एक्सटर्नल, देखो यहां देखो टोटल मास क्या, टोटल मास m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब देखो, अब ये टोटल मास मैं कहीं एज्यूम किया हूं और वहां भी मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना, टोटल मास मैंने एक ही जगह एज्यूम कर लिया है और वहां भी मैं फोर्स लगा रहा हूं, और टोटल एक्सेलरेशन, यानी ये टोटल एक्सेलरेशन किसका होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। जब टोटल मास के रिजल्ट में लिखूंगा तो ये आपका जो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब एफ एक्सटर्नल इक्वल टू m1 प्लस m2, और इसको मैं लिख सकता हूं dBcm अपॉन dt, लिख सकता हूं dBcm वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास अपॉन टाइम, हो जाएगा ना। एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्या, वेलोसिटी। और थोड़ा सा एक स्टेप और मैं जाऊंगा, तो यहां पे m1 प्लस m2 और d और वेलोसिटी को अपॉन dt, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं d अपॉन dr अपॉन dt, dr अपॉन dt, ठीक है ना, dr अपॉन dt। तो यानी वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्या, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी आपका एफ एक्सटर्नल जो होगा, एफ एक्सटर्नल होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 और यहां से डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये क्या, आर सी एम, ठीक है ना, आर सी एम। और ये हो गया आपका इक्वेशन 5, ठीक है ना, इक्वेशन 5। अब देखो इक्वेशन 5, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, कंपेयर करो आप, कौन सा, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड
और 5 को आप कंपेयर कर लो, तो 4 और 5 को जब कंपेयर करोगे तो ये क्या हो गया, टोटल मास। इसमें भी क्या किया, टोटल मास। और ये जो है, ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है, ये किसके बराबर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द किसके बराबर, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। यानी यहां से अगर मैं 4 और 5 को अगर मैं कंपेयर करता हूं, अरे दोनों चीज सेम है ना, तो जैसे मैं कंपेयर करूंगा तो यहां पे आपको निकल जाएगा RCM जो होगा आपका, RCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस क्या, M1 प्लस M2। ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो, यानी जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का जो क्या है, जो तुम्हारा पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो मेरा क्या आ जाएगा, ये निकलेगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M1 प्लस M2। और ये बता रहा हूं, ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये क्या होगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्या करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा। चलो अब थोड़ा सा एक देखते हैं, चलो अब यहां पे आप ये चलो कि जो सिस्टम ऑफ जो पार्टिकल है, अब इसको देख लिया। अब इसी तरह लेट्स सपोज करो वो n पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, n पार्टिकल से मिलके बना हुआ है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब n पॉइंट मास से मिलके बना हुआ है, M1 M2 कुछ आपका M3 और ऐसे क्या हो गया, Mn हो गया, ठीक है, M1 M2 M3 और Mn, ठीक है। अब ये आपका हो गया M1 मतलब R1, ये क्या हो गया M3, एक मिनट, ये क्या हो गया R3 R2 और ये क्या हो गया मेरा, ये R2 हो गया और ये क्या हो गया मेरा R। तो इस टाइप का हुआ, ठीक है। अब जब इस टाइप का हुआ है तो सिंपल सी बात है कि इसमें भी आप लिखोगे जो RCM होगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डेस Mn Rn अपॉन टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस Mn, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है मेरा। थोड़ा सा एक दो चीज और देखते चलो। देखो इधर देखो, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम उसको पोजीशन वेक्टर से जब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, देखो यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे देखो एक आपका नया फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखेगा, M मास है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको किससे मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया R से। R क्या है मेरा, पोजीशन वेक्टर है। तो यहां पे जो देख रहे हो M1 R1, ये M है और ये क्या है R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो M1 R1 जो होगा, M और R, समझ गए, M और जो R होगा, इसका हम लोग एक नया टर्म देते हैं, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास, ठीक है ना। जैसे मैं R से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोमेंट, और किसका, मास का, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, मोमेंट ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी यहां से आप लिख सकते हो, ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ मास M1, मोमेंट ऑफ मास M2, मोमेंट ऑफ क्या, मास Mn, nth मास का, ठीक है ना। तो यानी यहां पे लिख सकते हो आप, यहां से एक रिजल्ट में आप लिख सकते हो टोटल total moment of the sum of total moment
of mass, total moment of mass of system of particle, system of particle, ठीक है ना. The sum of the total moment of total moment of mass of system of particle with respect to origin, with respect to origin के रिस्पेक्ट में, समझ गए ना, या विथ रिस्पेक्ट टू क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो, इज इक्वल टू moment of mass of center of mass, ठीक है ना, या चलो मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. थोड़ा सा इस चीज को समझो, यहां देखो, इस चीज को एक समझ लो थोड़ा सा आप लोग. यहां देखो, M1 M2 आपका M3 हो गया. एक मिनट, थोड़ा सा मैं पॉइंट मास बनाता हूं, ठीक है. देखो M1 M2 M3 M4 M5 और Mn. देखो क्या है, इसे मान लो मेरे पास n मास से बन के बना हुआ एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल M1 है, M2 है, M3 है, ऐसे बन के बना हुआ है, ठीक. अब लेट सपोज करो कि इसका अगर मैं बात करूं यहां पे, इसका मैंने एज्यूम क्या सेंटर ऑफ मास है, आर सी एम, मतलब ओरिजिन से इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है, आर सी एम. तो मैं क्या बोल रहा हूं, द समेशन ऑफ द ऑल द मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी ऑल द मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स, यानी M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस Mn Rn इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ द all the particle of the systems. ये जो सिस्टम है जिसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सबका मोमेंट का क्या समेशन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ मास का पूरा मास M1 प्लस M2 प्लस यानी टोटल मोमेंट और मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, ठीक है ना. हाँ Mn तक हो जाएगा, हाँ सॉरी Mn तक हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा जाएगा. अब इसको थोड़ा सा देख लो, 1 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा लेता हूं, अभी तो टाइम है. यार रहने दो, छोड़ो.